सोचिए अगर आपने 10 साल से ज्यादा का इंतजार किया है ग्रीन कार्ड के लिए और अचानक आपको ऑप्शन दिया जाए कि बस $20,000 दीजिए और लाइन के सबसे आगे पहुंच जाइए। क्या आप रेडी होंगे इतना पैसा पे करने के लिए? क्या ये सिस्टम फेयर होगा या सिर्फ पैसों वालों के लिए रास्ता खोलेगा? और क्या सच में ये बिल पास हो सकता है? चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस नए बाइपार्टिजन बिल का पूरा गेम। अभी हाल ही में एक बाइपार्टिजन बिल प्रपोज हुआ है जिसमें ये आइडिया रखा गया है कि अगर किसी का 10 साल से ग्रीन कार्ड बैकलॉग पेंडिंग है तो वो एक पेमेंट यानी लगभग $20,000 देकर इस बैकलॉग से बाहर निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है। पहली नज़र में ये सुनने में काफी बड़ा और अलग स्टेप लगता है, लेकिन अगर केयरफुली एनालाइज करें तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल और इमोशनल एंगल्स जुड़ जाते हैं। मेरी इमीडिएट रिएक्शन यही है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि जो लोग सालों से स्टक हैं उनके लिए ये एक लाइफलाइन की तरह होगा। अभी तक सिस्टम ऐसा रहा है कि लोग डेकेड्स तक वेट करते रहते हैं, स्पेशली इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के एप्लीकेंट्स। कोटा सिस्टम की वजह से बैकलॉग बढ़ता चला जाता है और एप्लीकेंट्स की पूरी लाइफ प्रभावित हो जाती है। अब अगर सरकार कहती है कि ठीक है, आप फीस पे करो और आगे बढ़ो, तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन बनती है। गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी और एप्लीकेंट्स को एक फाइनल सोल्यूशन। ये बिल 2 कांग्रेस विमेन द्वारा प्रपोज किया गया है, एक फ्लोरिडा से और दूसरी टेक्सास से सालाजा और एस्कोबा। और अगर आप देखो तो इसकी स्ट्रैटेजी सिंपल बैकलॉग एलिमिनेशन से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसमें कई अलग अलग प्रोविजंस जोड़े गए हैं ताकि कांग्रेस में सपोर्ट इंक्रीज हो, क्योंकि अगर सिर्फ बैकलॉग खत्म करने का लॉ लाते तो शायद उतनी जल्दी पास न होता। लेकिन जब आप इसे बंडल करते हो, जैसे स्टूडेंट वीजा में चेंजेस, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए ऑप्शंस और साथ में गवर्नमेंट रेवेन्यू का एंगल, तो ये ओवरऑल ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है लॉ मेकर्स के लिए। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल पास हो जाएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि इस बार चांसेस ज्यादा है। रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों से इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुका है। लोग चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एक्शन लें। कांग्रेस पर प्रेशर है कि कुछ करके दिखाओ, और जब कोई लेजिस्लेशन साइमल्टेनियसली बॉर्डर सिक्योरिटी और टैलेंट रिटेंशन दोनों को एड्रेस करता है तो उसका अपील नेचुरली बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या मैं बेट करूंगा कि ये पास होगा, तो ऑनेस्टली कहूंगा कि कांग्रेस पर बेट लगाना कभी सेफ नहीं होता। वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बिल पिछले कई एफर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ इमिग्रेंट्स का फायदा नहीं दिखाया गया, बल्कि यूएस इकोनॉमी, टैलेंट पूल और रेवेन्यू सबको साथ में जोड़ा गया है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस बिल में F1 स्टूडेंट वीजा को डुअल इंटेंट बनाने का भी प्रपोजल है। अभी तक F1 वीजा थियोरेटिकली नॉन इमिग्रेंट वीजा माना जाता है, यानी आपको पढ़ाई खत्म करके वापस जाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स ऑप्ट और कैप्टन के जरिए यहाँ काम करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं और बाद में H1B या ग्रीन कार्ड के रास्ते निकालते हैं। लेकिन अब अगर ऑफिशियल डुअल इंटेंट स्टेटस मिल जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्लियर इमिग्रेशन पाथवे बन जाएगा। इससे स्टडिंग इन यूएसए का वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। ऑप्ट स्टूडेंट्स के अर्निंग्स पर अभी टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस बिल में प्रपोज किया गया है कि उन पर भी टैक्स लगाया जाए। यानी कांग्रेस के कुछ ग्रुप्स को अपीज करने के लिए ये मेजर रखा गया है। सोचो, गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्टूडेंट्स को स्टे करने देंगे, लेकिन उनसे टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, मतलब दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश। अब बात करें उस $20,000 पेमेंट की, तो ये सभी पर लागू नहीं है। मेन फोकस उन लोगों पर है जिनका 10 साल से ज्यादा का बैकलॉग है। फैमिली बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड दोनों पिटिशंस इसमें कवर होती हैं। कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना के एप्लीकेंट्स लिटरल डेकेड से वेट कर रहे हैं। कोटा लिमिटेशंस की वजह से अभी कोटा 7% है पर कंट्री, और प्रपोजल है कि इसे 15% किया जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो काफी बैकलॉग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। दूसरा ग्रुप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का है। उनके लिए ऑप्शन रखा गया है कि अगर उन्होंने यहाँ रहकर टैक्सेस पे किए हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और वो प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं,
तो वो एक फी देकर टेम्पररी स्टेटस ले सकते हैं। प्रपोजल के हिसाब से ये स्टेटस 7 साल का होगा और फिर आगे रिन्यू किया जा सकेगा। यानी इमीडिएट ग्रीन कार्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम डिपोर्टेशन का खतरा हट जाएगा। फी की अमाउंट लगभग $7,000 बताई गई है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्लस रेवेन्यू जनरेशन। अब सोचो ये कितना बड़ा स्टेप होगा अगर पास होता है। ये सिर्फ बैकलॉग खत्म नहीं करेगा, बल्कि पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। अभी तक यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को हमेशा ब्रोकन कहा गया है। डेकेड से लोग कंप्लेन करते आए हैं कि रिफॉर्म्स नहीं होते। अगर ये बिल पास हो जाता है तो शायद ये उस डायरेक्शन में पहला मीनिंगफुल कदम होगा। H-1B वीजा का भी एंगल इसमें इनडायरेक्टली जुड़ता है। पिछले कुछ सालों में H-1B प्रोग्राम बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस इसे सपोर्ट करते रहे हैं, कुछ अपोज करते रहे। लेऑफ्स और आउटसोर्सिंग डिबेट्स हमेशा इस पर शैडो डालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यूएस कंपनीज को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और वो लोकल वर्कफोर्स से पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाते, खासकर टेक सेक्टर में। तो ऐसे में अगर इमिग्रेंट्स खुद की कंपनी से स्पॉन्सर कर सके या अगर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी मिले तो यूएस को फायदा ही है। ग्लोबल कंपटीशन भी इसमें बड़ा फैक्टर है। अगर यूएस टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता तो वो लोग दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप चले जाते हैं। टैलेंट मोबिलिटी आज के टाइम में बहुत इजी है और अगर यूएस अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन करना चाहता है एज द नंबर 1 डेस्टिनेशन, तो उसे पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल बनाना होगा। हिस्ट्री भी यही बताती है कि कई सक्सेसफुल कंपनीज इमिग्रेंट्स या उनके चिल्ड्रन ने बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, अमेज़न, हर जगह इमिग्रेंट्स की कहानी है। स्टीव जॉब्स का बायोलॉजिकल फादर सीरियन था। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये सभी इमिग्रेंट्स हैं। अब सोचो अगर ऐसे लोग यूएस न आते तो ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा लैंडस्केप बदल जाता। तो प्रैक्टिकली भी और मॉरली भी यूएस के लिए स्मार्ट यही है कि वो टैलेंट को अट्रैक्ट करे और रिवॉर्ड करे। 10 साल इंतजार करने वाले एप्लीकेंट्स ऑलरेडी डेडिकेटेड हैं। वो लोग ऑलरेडी यूएस में सेटल हैं, काम कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं। अगर उन्हें प्रायोरिटी दी जाए और बैकलॉग से बाहर निकाला जाए तो इससे सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों को फायदा होगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ लॉ पास करेगी, एक्चुअल रेगुलेशंस और प्रोसेसिंग USCIS और अदर एजेंसीज बनाएंगी। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये इशू बहुत अर्जेंट है, शायद इस पर प्रायोरिटी दी जाए। बिल का जर्नी भी इंटरेस्टिंग होगा। पहले हाउस कमिटीज में जाएगा, वहाँ डिबेट और चेंजेस होंगे। अगर कमिटीज अप्रूव करती हैं, तो फुल हाउस वोट होगा, फिर सेनेट में जाएगा। अगर सेनेट सेम वर्जन पास करता है तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर चेंजेस होते हैं तो बैक एंड फोर्थ होगा। तो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस नेचुरली टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन लॉमेकर्स भी जानते हैं कि इमिग्रेशन इशू लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव है। वोटर्स चाहते हैं कि कोई एक्शन हो। इलेक्शंस हमेशा पास ही रहते हैं और हर रिप्रेजेंटेटिव चाहता है कि वोटर्स देखें कि उन्होंने काम किया है। तो पॉलिटिकल बेनिफिट भी इसमें जुड़ता है। कुल मिलाकर ये बिल इमिग्रेशन लैंडस्केप को बदल सकता है। ये सिर्फ बैकलॉग एलिमिनेशन नहीं है, बल्कि एक बड़ा पैकेज है जिसमें स्टूडेंट्स, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू सबको एड्रेस किया गया है। अगर ये पास हो गया तो ये डेकेड्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा और ऑनेस्टली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स भी पे करने को तैयार हैं। अगर किसी की लाइफ का 10-15 साल स्टक है और उसे $20,000 पे करके क्लियर पाथ मिल सकता है, तो बहुत से लोग ये ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अब देखना ये है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसे सपोर्ट करता है। ऑपोजिशंस होंगे, डिबेट्स होंगी, लेकिन इस बार लगता है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो स्टडिंग इन यूएस, वर्किंग इन यूएस और सेटलिंग इन यूएस सबके लिए एक न्यू क्लैरिटी और मोटिवेशन आएगी।